सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। जैसा कि आपको पता है इसमें 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2 और 3। आज हम इस पूरे वीडियो में यूनिट 1 पर चर्चा करेंगे। यूनिट 1 जो है जिसका नाम है ग्रीक मिडाइवल एंड अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, यूनानी मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक राजनीतिक विचारक। इस पूरे यूनिट को इस पूरे वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इस यूनिट के अंदर मेनली हमारे पास 5 पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। पहला है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है संत ऑगस्टीन, संत थॉमस एक्विनस और निकोलो मैकियावेली। तो ये 5 राजनीतिक विचारक हैं। मैं एक बार वापिस से इनका नाम दोहरा देता हूँ। प्लेटो, अरस्तु, संत थॉमस एक्विनस, संत ऑगस्टीन, निकोलो मैकियावेली। ये 5 राजनीतिक विचारक हैं जिनको हमें समझना है, जिनके राजनीतिक विचारों को हमें समझना है। तो इसमें से जो प्लेटो और अरस्तु हैं ये यूनानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कहलाते हैं, यानी यूनान से। ठीक है। फिर आगे के जो 2 हैं संत ऑगस्टीन और संत थॉमस एक्विनस, ये कहलाते हैं मध्यकालीन राजनीतिक विचारक। और निकोलो मैकियावेली कहलाते हैं प्रारंभिक आधुनिक राजनीतिक विचारक। मतलब आधुनिक काल जब शुरू हो रहा था उसके प्रारंभ में शुरुआत के प्रारंभिक आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? निकोलो मैकियावेली। तो हमारे सिलेबस में इनसे संबंधित जो जो बिंदु दे रखे हैं उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको दोबारा पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैं पूरे के पूरे प्लेटो, अरस्तु, संत ऑगस्टीन, संत थॉमस एक्विनस और निकोलो मैकियावेली से संबंधित जितने भी बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में हैं उन सबको कवर करने वाला हूं। और कवर ही नहीं करने वाले, हम उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो कि आगामी एग्जामों के लिए, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात हम इनके सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे और दूसरा रहेगा इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले लाइक करें और जिस प्रकार की भी आपको वीडियो लगती है, अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो एक कमेंट जरूर करें, इससे सपोर्ट मिलता है। चलिए अब ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेटो से। ठीक है। यूनानी राजनीतिक विचारक, ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर। तो इनमें नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक भी कहते हैं। जरा सा रुक के समझिए इस बात को कि प्लेटो जो है पाश्चात्य जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक थे, यानी फिलोसोफर थे। द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। हु इज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड? तो नाम आता है प्लेटो का। आइए जानते हैं प्लेटो का सामान्य परिचय। प्लेटो प्राचीन यूनान के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे और शिष्य अरस्तु थे। प्लेटो का जन्म एथेंस में एक कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो ने अकादमी नामक एक स्कूल की स्थापना की। अकादमी पश्चिम में उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था। प्लेटो के कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। अभी जो प्रमुख विचार है, ये जो प्रमुख विचार हैं यही हमारे पाठ्यक्रम में है। इन विचारों को ढंग से समझिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो विचार था वह था आदर्श राज्य का विचार। तो प्लेटो ने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश और संतुष्ट रहते हों। इस राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि होती।
उनके अनुसार इस आदर्श राज्य में 3 मुख्य वर्ग होते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और कारीगर वर्ग, जिसे हम उत्पादक वर्ग भी कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आदर्श राज्य के प्रमुख 3 वर्ग कौन से हैं? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और कारीगर वर्ग या उत्पादक वर्ग कहते हैं। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संयुक्त रूप से यानी दोनों को जोड़ने पर अभिभावक वर्ग भी कहा जाता है। अब आता है अगली संकल्पना, अगला अवधारणा न्याय का। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समाज में वह काम करना चाहिए जिसके लिए वह सबसे उपयुक्त हो। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तभी समाज में न्याय स्थापित होता है। दार्शनिक राजा। प्लेटो का मानना था कि आदर्श राज्य का शासक एक दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक राजा ज्ञानी, बुद्धिमान और नैतिक होता है। वह राज्य के हित में फैसले लेता है और लोगों का कल्याण चाहता है। शिक्षा। प्लेटो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अच्छे नागरिक बन सकते हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में ज्ञान, बुद्धि और नैतिक मूल्यों का विकास है। साम्यवाद। प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है, इसकी समुचित व्यवस्था हेतु एक साधन के रूप में संपत्ति तथा परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। साम्यवाद के द्वारा प्लेटो शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति एवं पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है ताकि वह निष्पक्ष भाव से शासन कार्य कर सके। तो ये तो था प्लेटो से संबंधित सामान्य परिचय। अब जानते हैं प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए। तो राज्य का केंद्रीय नियंत्रण और दूसरा है ज्ञान और सद्गुण का समन्वय। तो राज्य का केंद्रीय नियंत्रण क्या है कि प्लेटो का मानना था कि शिक्षा राज्य का एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इसे राज्य द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सद्गुणवान बनाना और राज्य के लिए योग्य बनाना था। और दूसरा है ज्ञान और सद्गुण का समन्वय। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि ज्ञान और सद्गुण का समन्वय करना भी है। उन्होंने ज्ञान को आत्मा का पोषण करने वाला माना और सद्गुण को आत्मा को शुद्ध करने वाला। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्लेटो के साम्यवाद तथा आधुनिक साम्यवाद में 2 अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामित्व। प्लेटो के साम्यवाद में केवल शासक वर्ग की निजी संपत्ति नहीं होती थी, जबकि आधुनिक साम्यवाद में सभी वर्गों की निजी संपत्ति का अंत होता है। उद्देश्य। प्लेटो का साम्यवाद न्याय और सद्गुण स्थापित करने के लिए था, जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक समानता और शोषण का अंत करने के लिए है। तीसरा है, प्लेटो के अनुसार सभ्य झूठ क्या है। सभ्य झूठ प्लेटो के अनुसार एक ऐसा झूठ है जो समाज के हित में बोला जाता है। उन्होंने कहा था कि कुछ स्थितियों में सत्य बोलना हानिकारक हो सकता है और इसलिए कुछ सफेद झूठ बोलने की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों को धार्मिक कथाओं के माध्यम से नैतिक मूल्य सिखाना। चौथा प्रश्न है, संरक्षकों के लिए साम्यवाद हेतु प्लेटो ने क्या औचित्य दिया है। तो प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग या जिसे हम अभिभावक वर्ग भी कहते हैं, और अभिभावक वर्ग में कौन कौन आता है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो प्लेटो के अनुसार संरक्षण वर्ग राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है। वही राज्य का नेतृत्व करते हैं और इसलिए उन पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है। यदि संरक्षण वर्ग निजी संपत्ति के मोह में फंस गया तो वह राज्य के हितों को नजरअंदाज कर सकता है। इसलिए प्लेटो ने संरक्षकों के लिए साम्यवाद का समर्थन किया ताकि वे निष्काम भाव से राज्य की सेवा कर सकें। 5वां प्रश्न है, प्लेटो की 4 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं गणराज्य, रिपब्लिक, फ्रीडो, सिम्पोसियम्स और लोज यानी लोस। आगे प्लेटो तथा अरस्तु के दर्शन के मध्य कोई 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो अभी अभी हमने इसको देखा।
फिर से एक बार देख लेते हैं, वो साम्यवाद में था और ये है दर्शन में। तो ज्ञान का स्रोत, प्लेटो का मानना था कि ज्ञान जन्मजात होता है और शिक्षा का काम केवल उस ज्ञान को जागृत करना होता है, जबकि अरस्तु का मानना था कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। और राज्य का स्वरूप, प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते थे जिसमें शासक दार्शनिक होंगे, जबकि अरस्तु एक व्यवहारिक राज्य की कल्पना करते थे जो मानवीय प्रकृति के अनुरूप हो। सातवां प्रश्न है, प्लेटो के चिंतन में संरक्षकों के लिए साम्यवाद की जरूरत क्यों है? तो प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है। वे ही राज्य का नेतृत्व करते हैं और इसलिए उन पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है। यदि संरक्षक वर्ग निजी संपत्ति के मोह में फंस गया तो वह राज्य के हितों को नजरअंदाज कर सकता है। इसलिए प्लेटो ने संरक्षकों के लिए साम्यवाद का समर्थन किया ताकि वे निष्काम भाव से राज्य की सेवा कर सकें। तो ये तो थे प्लेटो से संबंधित सामान्य परिचय और महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद प्लेटो को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेटो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अगले यूनानी राजनीतिक विचारक जिसका नाम है अरस्तु, जिन्हें कहा जाता है राजनीति विज्ञान के पिता। अरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे अधिक प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता। तो जैसा कि सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं सामान्य परिचय पर। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और उन्होंने प्लेटो की अकादमी में अध्ययन किया। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि वह प्रथम विचारक हैं जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया तथा उन्होंने अपने अध्ययन में आगमनात्मक और तुलनात्मक वैज्ञानिक पद्धतियों का भी सर्वप्रथम उपयोग किया था। अरस्तु द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या लगभग 400 है, लेकिन राजनीति शास्त्र पर उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 रचनाएं हैं। पहला पॉलिटिक्स और दूसरा एथेंस का संविधान। जितनी भी पुस्तकों के नाम आपको बताए जा रहे हैं वे कंठस्थ कर लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अरस्तु द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब आपको ये जो महत्वपूर्ण अवधारणा है इनको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है। पहली अवधारणा है राज्य से संबंधित। अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। यह व्यक्तियों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर रहते हैं और एक सामान्य अच्छा जीवन जीने का लक्ष्य रखते हैं। राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा, नागरिकता। अरस्तु के अनुसार नागरिकता सिर्फ एक स्थान पर रहने से अधिक है। एक नागरिक वह होता है जो एक नगर के विचारात्मक और न्यायिक प्रशासन में हिस्सा लेता है। यानी एक नागरिक वह होता है जो अपने शहर के फैसलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और उसके कानूनों का पालन करता है। तीसरा है संपत्ति। अरस्तु के अनुसार संपत्ति सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वह संपत्ति को प्राकृतिक मानते थे, जिसकी आवश्यकता मनुष्य को जीवन भर रहती है। दास्ता। अरस्तु ने दास्ता को एक प्राकृतिक व्यवस्था माना था। उनके अनुसार कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, जबकि कुछ बौद्धिक रूप से। जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं वे शारीरिक कार्य करने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, जबकि जो बौद्धिक रूप से मजबूत होते हैं वे शासन करने और नेतृत्व करने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। क्रांति। अरस्तु ने क्रांति को एक राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा, जो अक्सर शासन व्यवस्था में गहरे असंतोष के कारण होता है। उनके अनुसार जब किसी शासन व्यवस्था में अन्याय, अत्याचार या जनता के हितों की उपेक्षा होती है तो क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। ये तो था अरस्तु से संबंधित सामान्य परिचय। अब जानते हैं अरस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, अरस्तु के अनुसार दास कौन है?
तो अरस्तु के अनुसार दास वह व्यक्ति है जो प्रकृति से ही शासित होने के लिए बना है। वह मानता था कि कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं लेकिन बौद्धिक रूप से कमजोर, जबकि कुछ लोग बौद्धिक रूप से मजबूत होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर। जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं वे शारीरिक कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं और उन्हें दास कहा जाता है। दूसरा है, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? तो अरस्तु के अनुसार क्रांति एक एक अस्वाभाविक स्थिति है। वह मानता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जगह पर रहना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह क्रांति की स्थिति पैदा करता है। तीसरा प्रश्न है, दासता के पक्ष में अरस्तु द्वारा दिए गए किन्हीं दो तर्कों का उल्लेख कीजिए। तो प्रकृति द्वारा निर्धारित। अरस्तु का मानना था कि कुछ लोग प्रकृति से ही दास होने के लिए बनाए गए हैं। उनके अनुसार दासों में शारीरिक शक्ति होती है लेकिन बौद्धिक क्षमता कम होती है। दूसरा, समाज के लिए आवश्यक। अरस्तु का मानना था कि दासता समाज के लिए आवश्यक है। दास शारीरिक कार्य करके स्वामी को आराम देते हैं जिससे स्वामी अपने बौद्धिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। चौथा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अरस्तु द्वारा किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया? तो अभी मैंने बताया था, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति का उपयोग किया। इसी के साथ साथ आप आगमनात्मक पद्धति को भी जोड़ सकते हैं। उन्होंने विभिन्न शहर राज्यों का अध्ययन किया और उनके संविधानों की तुलना की। इस तरह उन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में सामान्य सिद्धांत विकसित किए। पांचवा प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दासता के दो गुण। प्राकृतिक। अरस्तु के अनुसार दासता एक प्राकृतिक स्थिति है। कुछ लोग प्रकृति से ही दास होने के लिए बनाए गए हैं। स्थायी। अरस्तु का मानना था कि दासता एक स्थायी स्थिति है। दास हमेशा दास ही रहेगा। छठा प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? और ये दोहराया गया प्रश्न है, ऊपर हमने बता दिया है, फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बात करी हमने अरस्तु के विषय में। अरस्तु के बारे में अभी तक हमने चर्चा में कर ली है, प्लेटो के विषय में भी चर्चा कर ली है, यानी हमारा एक पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा वाला? यूनान वाला, यूनानी वाला। तो यूनान के जो दोनों राजनीतिक विचारक थे, प्लेटो और अरस्तु, इनको हमने कंप्लीट करा। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन राजनीतिक विचारक, मिडाइवल पॉलिटिकल थिंकर्स। इसमें सबसे पहला नाम आता है संत ऑगस्टीन का। ठीक है, तो संत ऑगस्टीन से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले संत ऑगस्टीन ईसाई धर्म के एक प्रमुख दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। इनका जन्म 354 ईस्वी में रोमन अफ्रीका के थागास्ते में हुआ था। इनके विचारों ने मध्य युग और बाद के समय के ईसाई धर्म को गहराई से प्रभावित किया। संत ऑगस्टीन द्वारा लिखी गई पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड। संत ऑगस्टीन द्वारा दी गई महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसको आपको ध्यान से समझना है, दो शहरों का सिद्धांत। आप ध्यान से समझिएगा इसको। संत ऑगस्टीन ने दो शहरों का सिद्धांत दिया था। दो शहरों का सिद्धांत, ये क्या था? कभी कभार पूछ लिया जाता है। संत ऑगस्टीन ने ईश्वरीय और सांसारिक जीवन के बीच के संबंध को समझने के लिए एक दिलचस्प सिद्धांत दिया जिसे दो शहरों का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार इतिहास और मानव समाज दो शहरों के संघर्ष के इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। पहला शहर, यह ईश्वर का शहर है जो प्रेम और धर्म पर आधारित है। इस शहर के निवासी ईश्वर के साथ एकता की तलाश करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व देते हैं और स्वर्ग को अपना अंतिम गंतव्य मानते हैं। दूसरा शहर, यह पृथ्वी का शहर है जो स्वार्थ, लोभ और शक्ति की इच्छा पर आधारित है। इस शहर के निवासी भौतिक सुखों और सांसारिक शक्ति को महत्व देते हैं। वे अक्सर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं और पाप करते हैं। ये तो रहा संत ऑगस्टीन का सामान्य परिचय, और इसमें हमने उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कौन सा है सिद्धांत? सिद्धांत का नाम बताइए। दो शहरों का सिद्धांत, इसको भी समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, संत ऑगस्टीन के अनुसार न्याय क्या है? तो संत ऑगस्टीन के अनुसार न्याय
ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जीना है। न्याय का अर्थ सिर्फ कानूनों का पालन करना नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना है। उन्होंने न्याय को दो भागों में विभाजित किया। पार्थिव न्याय, यह मानवीय समाज में बनाए गए कानून और नियमों के अनुसार जीना है। और दूसरा है दैवीय न्याय, यह ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। ऑगस्टाइन का मानना था कि सच्चा न्याय दैवीय न्याय में निहित है। दूसरा प्रश्न है, स्व के हनन की सीमा तक ईश्वर के प्रति अनुराग स्पष्ट करें। यह कथन संत ऑगस्टाइन के दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि एक सच्चा ईसाई को ईश्वर से इतना प्रेम होना चाहिए कि वह अपने स्वयं के हितों को भी ईश्वर की इच्छा के अधीन कर दे। यानी ईश्वर की सेवा में व्यक्ति को अपने सुख, सुविधा और यहाँ तक कि अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह ईश्वरीय प्रेम का उच्चतम स्तर है। तीसरा, सिटी ऑफ गॉड किसने लिखी? सिटी ऑफ गॉड पुस्तक संत ऑगस्टाइन ने ही लिखी थी। यह पुस्तक ईसाई धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक मानी जाती है। इस पुस्तक में ऑगस्टाइन ने ईश्वर, मानव, इतिहास और राज्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने इस पुस्तक में ईश्वरीय नगर और पार्थिव नगर के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। तो संत ऑगस्टाइन के विषय में हमने जाना, और अब हम अगले मध्यकालीन राजनीतिक विचारक के विषय में जानते हैं, जिनका नाम है संत थॉमस एक्विनस। इनका सामान्य परिचय देखते हैं, ये कौन थे। संत थॉमस एक्विनस मध्यकाल के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों में से एक थे। उन्होंने अक्सर विद्वतावाद का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। उनका जन्म 1225 में इटली के रोका सेका में एक कुलीन परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें धर्म और ज्ञान में गहरी रुचि थी। उनके द्वारा लिखित पुस्तक है अरस्तु की राजनीति पर टिप्पणी और दूसरी द रूल ऑफ प्रिंसेस। संत थॉमस एक्विनस द्वारा दी गई अवधारणाएं ये महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान से समझिए। राज्य, संत थॉमस एक्विनस के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जो सामूहिक कल्याण के लिए अस्तित्व में होती है। व्यक्तिगत कल्याण से ऊपर उठकर राज्य का उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करना होता है। कानून, संत थॉमस एक्विनस के अनुसार कानून, संत थॉमस एक्विनस मध्यकालीन दार्शनिक ने कानून को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा। उनके अनुसार कानून केवल मानवीय निर्मित नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय बुद्धि का प्रतिबिंब है। उन्होंने कानून को 4 भागों में विभाजित किया। सनातन कानून, इटर्नल लॉ, यह वह कानून है जो ईश्वर द्वारा सृष्टि के आरंभ से ही स्थापित किया गया है। यह सभी चीजों को उनके उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है। दूसरा, प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ, यह सनातन कानून का वह भाग है जो मानवीय बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। यह हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तीसरा है दैवीय कानून, डिवाइन लॉ, यह वह कानून है जो ईश्वर द्वारा विशेष रूप से मनुष्यों को दिया गया है, जैसे कि बाइबल में। चौथा है मानवीय कानून यानी ह्यूमन लॉ, यह वह कानून है जो मानव समाजों द्वारा बनाया जाता है। यह प्राकृतिक कानून के अनुरूप होना चाहिए। अरस्तु का ईसाईकरण, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। संत थॉमस एक्विनस को अक्सर अरस्तु का ईसाईकरण करने वाला माना जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्म के सिद्धांतों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अरस्तु के तार्किक ढांचे और ज्ञान सिद्धांत को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ मिलाकर एक नया संश्लेषण किया। आइए संत थॉमस एक्विनस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्विनस के अनुसार दैवीय विधि क्या है? तो संत थॉमस एक्विनस के अनुसार दैवीय विधि ईश्वर का वह अनंत बुद्धि है जिसके द्वारा सारी सृष्टि का संचालन होता है। यह ईश्वर का वह मन है जिसके अनुसार सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं और अपने अपने कार्य करती हैं। यह एक अदृश्य, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी कानून है जो सारी सृष्टि को नियंत्रित करता है। दूसरा प्रश्न है, संत थॉमस एक्विनस द्वारा वर्णित शाश्वत कानून का क्या अर्थ है? यानी जो सनातन कानून था उसका क्या अर्थ है?
तो शाश्वत कानून ईश्वर का वह बुद्धिमानीय आदेश है जो सारी सृष्टि को नियंत्रित करता है। यह दैवी विधि का ही एक रूप है। शाश्वत कानून हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। यह समय और स्थान से परे है। यह सारे प्राणियों को उनके उद्देश्य की ओर ले जाता है। तीसरा है थॉमस एक्विनस द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो थॉमस एक्विनस ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। सुम्मा थियोलॉजिकी, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने ईश्वर, मानव और ब्रह्मांड के बारे में व्यापक रूप से लिखा है। दूसरा है सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइन्स। इस पुस्तक में उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है। चौथा प्रश्न है प्राकृतिक कानून की संत थॉमस द्वारा वर्णित 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है सर्वव्यापी। प्राकृतिक कानून सभी मानवों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी संस्कृति या समाज से हो। अपरिवर्तनीय, प्राकृतिक कानून समय और स्थान के साथ बदलता नहीं है, यह हमेशा सत्य और वैध रहता है। ज्ञान, प्राकृतिक कानून को मानवीय बुद्धि से जाना जा सकता है, यह मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। आधारभूत नैतिकता, प्राकृतिक तो आधारभूत नैतिकता ये हमने मुख्यतः 2 विशेषताएं पूछी थी, ज्यादा जान ली, कोई बात नहीं। अब हमारा जो अंतिम विचारक हैं, जो कि प्रारंभिक आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, उन पर अपन चर्चा करते हैं। अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में निकोलो मैकियावेली, जिन्हें पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है, इनके विषय में देखते हैं। निकोलो मैकियावेली इतावली यानी इटली पुनर्जागरण काल की एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और लेखक थे। उन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। मैकियावेली को उनकी पुस्तक द प्रिंस के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, इनके हाथ में जो पुस्तक है वो इन्हीं की ही पुस्तक है, द प्रिंस। इस पुस्तक में उन्होंने सत्ता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक गुणों और रणनीतियों का वर्णन किया है। उन्होंने नैतिकता और राजनीति को अलग अलग माना और कहा कि एक राजनीतिज्ञ को सत्ता बनाए रखने के लिए कभी-कभी नैतिकता को त्यागना पड़ सकता है। निकोलो मैकियावेली द्वारा दी गई अवधारणाएं ये महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देंगे। राष्ट्र राज्य, मैकियावेली ने सीधे रूप से राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उनके विचारों में राष्ट्र राज्य के कई तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनके समय में इटली छोटे छोटे शहर या राज्यों में बटा हुआ था। मैकियावेली इस बात को लेकर चिंतित थे कि इटली एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है और विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार क्यों बन रहा है। उन्होंने एक ऐसे मजबूत और एकीकृत राज्य की कल्पना की जो इटली को एकजुट कर सके और विदेशी आक्रमणों से बचा सके। राजनीतिक कौशल, मैकियावेली ने राजनीतिक कौशल को एक शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना है। उनकी पुस्तक द प्रिंस में उन्होंने राजनीतिक कौशल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। मैकियावेली के अनुसार राजनीतिक कौशल में निम्नलिखित गुण शामिल हैं। परिस्थितियों का आकलन करने की क्षमता, एक कुशल राजनीतिज्ञ को यह जानना चाहिए कि वह किसी स्थिति में है और उस स्थिति के अनुसार अपने फैसले लेने चाहिए। लोगों को समझने की क्षमता, लोगों की मनोवृत्ति, इच्छाएं और जरूरतों को समझना एक कुशल राजनीतिज्ञ के लिए आवश्यक है। लचीलापन, राजनीति एक गतिशील क्षेत्र है और एक कुशल राजनीतिज्ञ को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम होना चाहिए। दृढ़ता, एक कुशल राजनीतिज्ञ को अपने फैसलों पर अड़िग रहना चाहिए, लेकिन साथ ही परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करने में भी सक्षम होना चाहिए। छल और कपट, मैकियावेली के अनुसार एक कुशल राजनीतिज्ञ को कभी-कभी छल और कपट का सहारा लेना पड़ सकता है। इसी के आगे का जो पॉइंट है वो है बल का प्रयोग। मैकियावेली के अनुसार एक कुशल राजनीतिज्ञ को बल का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर इससे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है तो ये भी काम करना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार एक कुशल राजनीतिज्ञ को एक शेर और एक लोमड़ी दोनों की तरह होना चाहिए। शेर की तरह ताकि वह दूसरों को डरा सके और लोमड़ी की तरह ताकि वह छल और कपट का सहारा ले सके।
धर्म और नैतिकता। मैकियावेली के अनुसार धर्म और नैतिकता के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे को देखने हैं कि राजनीति से अलग। मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को राजनीति से अलग माना। उनका मानना था कि एक राजनीतिज्ञ को सत्ता बनाए रखने के लिए कभी-कभी नैतिकता को त्यागना पड़ सकता है। साधन, उन्होंने धर्म और नैतिकता को राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा। एक कुशल शासक धर्म और नैतिकता का उपयोग लोगों को एकजुट करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकता है। राजनीतिक स्थिरता, मैकियावेली का मानना था कि राजनीतिक स्थिरता के लिए धर्म और नैतिकता का उपयोग किया जा सकता है। एक शासक धार्मिक भावना को उत्तेजित करके लोगों को एकजुट कर सकता है और इस तरह राजनीतिक स्थिरता बनाए रख सकता है। नैतिकता का सापेक्षतावाद, मैकियावेली ने नैतिकता को सापेक्ष माना। उनका मानना था कि नैतिकता समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। राजनीतिक आवश्यकता, मैकियावेली ने कहा कि एक राजनीतिज्ञ को हमेशा राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। यदि कोई नैतिक मूल्य राजनीतिक आवश्यकताओं के विरुद्ध है तो शासक को नैतिक मूल्यों को त्याग देना चाहिए। अब निकोलो मैकियावेली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, मैकियावेलीवाद को स्पष्ट कीजिए। तो मैकियावेलीवाद राजनीति के एक ऐसे दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें सत्ता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए नैतिकता की बजाय व्यवहारिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। मैकियावेली का मानना था कि एक राजकुमार को सत्ता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए कुछ भी करना चाहिए, भले ही इसके लिए उसे नैतिक मूल्यों को त्यागना पड़े। मैकियावेली के अनुसार एक सफल राजकुमार को निम्नलिखित गुणों से युक्त होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति, उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। लोमड़ी और शेर की तरह होना, उसे लोमड़ी की चालाकी और शेर की शक्ति का संयोजन करना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार ढलना, उसे बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में सक्षम होना चाहिए। लोकप्रियता, उसे लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, मैकियावेली को प्रभावित करने वाले 2 विचारकों के नाम लिखिए। तो मैकियावेली के विचारों पर कई विचारकों का प्रभाव था, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे लिवी। रोमन इतिहासकार टिटस लिवी के इतिहास ने मैकियावेली को काफी प्रभावित किया। उन्होंने रोमन गणराज्य के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया और इससे उन्होंने राजनीतिक शक्ति और सत्ता के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। निकोलस ऑफ मैकियावेली, मैकियावेली ने निकोलस ऑफ मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांतों का भी अध्ययन किया। निकोलस ऑफ मैकियावेली ने राजनीतिक शक्ति और सत्ता के बारे में कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं विकसित की, जिनका प्रभाव मैकियावेली के विचारों पर पड़ा। तीसरा प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार राजकुमार के 2 गुण। मैकियावेली के अनुसार एक सफल राजकुमार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, दृढ़ इच्छा शक्ति, लोमड़ी की और शेर की तरह होना, बिल्कुल वही है जो कि अभी पूछा था। तो ये थे, हमने देखा प्लेटो, अरस्तु, संत ऑगस्टीन, संत थॉमस एक्विनस और निकोलो मैकियावेली के बारे में। हमने आज की इस वीडियो में इनको डिस्कस किया, इनके राजनीतिक विचारों को डिस्कस किया, समझा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।